तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए टॉम ऑफ फॉलन गॉड का सीजन 3 शुरू करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं सीजन 3 को। तो सीजन 3 में हमें छोटा सा एक रिकेप दिखाया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि आज से 10,000 साल पहले गॉड्स और डीमंस की एक फाइट हुई थी, जिसमें बहुत सारे डीमन और गॉड्स मारे गए थे और बहुत सारे लोग तक डिसअपियर हो गए और हमारे मेन कैरेक्टर योंगफाई को लगा कि शायद वो भी मर चुका है, मगर 10,000 साल गुजरने के बाद वो दोबारा जिंदा हो जाता है। वो अपनी कब्र को अंदर से ही खोद कर बाहर निकल आता है, मगर जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि 10,000 साल गुजर चुके हैं और उसके अपने चाहने वाले जितने भी उसके रिश्तेदार दोस्त वगैरह थे वो सब जा चुके हैं। अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, मगर उसकी न्यू लाइफ में वो अभी भी कल्टीवेशन हुए ज्यादा वीक था, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में उसे डेन टाई शुआन ने अपनी एनर्जी के जरिए इतना हार्ट किया था कि वो कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाया। इसकी वजह से उसे भी सबसे प्यारे लवर यूशिन को खोना पड़ गया था। वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो खुद को ही नहीं बचा सकता था, मगर यूशिन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मगर क्योंकि अब वो दोबारा से रिवाइव हो चुका है तो वो पता लगाने में लग गया है कि आखिर 10,000 साल पहले क्या हुआ था, गॉड्स और डीमंस कहां चले गए। इसके लिए वो सबसे पहले ईस्टर्न चू किंगडम में जाता है। यहाँ पर ईस्टर्न चू किंगडम को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा देता है, तो चू किंगडम का किंग उसे एक रॉयल नाइट का टाइटल दे देता है। मगर वहाँ पर एक ऐसा ओल्ड मैन भी होता है जो कि लियो की जान के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसकी बॉडी को अपने मकसद के लिए यूज करना चाहता था, मगर योंगफाई किसी तरह उसे भी हरा देता है और वो ओल्ड मैन फिर लियो को बताता है कि उसके सवालों के जवाब उसे सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी सिटी में मिलेंगे। इसलिए वो फौरन से लिबर्टी सिटी जाता है और वहां पे मौजूद शेनलान अकेडमी को ज्वाइन कर लेता है, जहां उसकी मुलाकात मैंगलियार से होती है, जो कि टेन टाई शुआन की ही डिसेंडेंट है। टाई शुआन ये वही लड़की है जिसने पास्ट लाइफ में योंगफाई की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया था। मगर यहाँ पर योंगफाई बाई हुआ वैली में भी जाता है, जहाँ पर वो एक छोटी बच्ची से मिलता है, जिस बच्ची को देखकर उसे यूशिन की याद आती है, क्योंकि उस लड़की से उसे यूशिन की ही फीलिंग्स आ रही थी। और यहाँ से हमारी न्यू स्टोरी शुरू होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी बाई हुआ वैली में ही मौजूद होता है और उसके सामने एक बड़ा सा ग्रीन स्टोन होता है, जिसके अंदर उसे कुछ दिखाई दे रहा था। वो वहां पर काफी ज्यादा इमोशनल होता है और उसके यहाँ पर तेज हवा का झोंका आता है, तो उसके हाथ में मौजूद छाता उड़ जाता है और योंगफाई तेज बारिश में भीगने लगता है और उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आती हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो यूशिन के साथ मौजूद होता है, मगर यूशिन उस वक्त बहुत ही बुरी हालत में होती है और मौत के मुंह में जाने वाली थी। बस वो कुछ देर पहले ही योंगफाई से कहती है कि तुम मेरे लिए उदास मत हो, बस तुम हमेशा वो याद रखना जो तुमने मुझसे कहा। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरे दुश्मनों को खत्म करोगे, और याद रखना कि मैंने तुम्हें हमेशा यही कहा था कि तुम्हें मेरे होते हुए कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम तक पहुंचने के लिए दुश्मनों को मेरे डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना होगा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मगर बदकिस्मती से अब मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा कुछ भी नहीं कर सका। तुम्हें खुद अपने लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। ये कहते हुए वो खांसना शुरू करती है, तो योंगफाई कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मगर यूशिन कहती है कि क्या यहाँ पर बारिश हो रही है? आसमान इतना काला क्यों हो गया है? मुझे हर तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है। इतना कहते ही उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती हैं और यूशिन उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी भी नहीं भूलोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम जब बूढ़े हो जाओ तब भी तुम मुझे यूशिन कहकर ही पुकारना। अपनी मेमोरी से बाहर आने के बाद योंगफाई से यूशिन को याद करता है। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे होते हैं। फिर अचानक उसके पीछे कोई आ जाता है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है। वहां पर असल में यूशिन होती है, जिसे देखकर योंगफाई काफी सरप्राइज होता है कि ये यहाँ पे कैसे, क्या ये जिंदा है? मगर उसे यूशिन उस छोटी बच्ची के रूप में दिखाई दे रही थी। वो यूशिन नहीं बल्कि वो छोटी बच्ची थी, जिसे देखकर योंगफाई उसे यूशिन समझने लगता है। वो योंगफाई से कहती है कि ब्रदर प्लीज उदास मत हो, तो योंगफाई उससे वो छाता देते हुए कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं जरा इमोशनल हो गया था। क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगी, मैं तो ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो योंगफाई कहता है मुझे तुम्हारे नाम का नहीं पता, क्या मैं तुम्हें कोई नाम दे सकता हूँ? ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है कि फाइनली मेरा भी कोई नाम होगा। क्या आप मुझे यूशिन नाम देने वाले हैं, क्योंकि आप ये नाम बार बार पुकारते हैं? ये बात सुनकर योंगफाई और भी ज्यादा उदास हो जाता है और सोचते हुए कहता है कि
तुम असल में मॉर्निंग लाइट में पैदा हुई हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें चेंशी का नाम दूंगा। चेंशी नाम सुनकर वो लड़की खुशी के मारे झूम उठती और कहती है कि फाइनली मुझे मेरे ब्रदर ने एक नाम दिया है चेंशी, ये बहुत ही अच्छा नाम है। उसे इस तरह उछल कूद करते हुए देखकर योंगफाई और भी ज्यादा इमोशनल होने लगा था, क्योंकि उसे उस लड़की के अंदर युनशी की झलक दिखाई दे रही थी। यूशिन ने उससे कहा था कि मेरा नाम यूशिन है क्योंकि मुझे मेरे मास्टर ने एक रात को तेज बारिश में एक फ्लावर से पिक किया, मगर ये लड़की सेम तुम्हारी ही तरह पैदा हुई है, मगर इसका नाम यूशिन नहीं चेंशी है और ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। दिल दिल में कहने लगता है क्या ये लड़की यूशिन है या फिर इसके अंदर यूशिन की कोई टेम्पररी मेमोरी, फिर ये हेवन एंड अर्थ की एनर्जी की वजह से पैदा हुई है। उसे सोचता हुआ और रोता हुआ देख चेंशी उसके पास आकर उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि ब्रदर तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? तो योंगफाई कहता है कि मैं उदास नहीं हूँ, मैं असल में बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ का माहौल काफी अच्छा। मगर फिर से वो दिल में कहता है कि क्या ये सब कुछ खत्म हो चुका है या फिर एक नए सिरे से शुरू हो रहा है। ये कहने के साथ वो डोंग डोंग के उस एग को उस ब्लू फ्लावर के अंदर डाल देता है और कहता है इस जगह में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। उम्मीद है कि डोंग डोंग यहाँ पर काफी तेजी के साथ रिकवर कर पाए। इसे देखने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा जरूर। चेंशी कहती है कि ब्रदर आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो योंगफाई कहता है कि चलो मैं तुम्हें सिटी में घुमा कर लाता हूँ, वहाँ पे मैं तुम्हें कुछ खाना खिलाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीदूंगा। हो सकता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे हों जो कि तुम्हारे दोस्त बन जाएं, इस तरह तुम नए दोस्त भी बना लोगी और तुम्हें खेलने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। तो चेंशी कहती है कि ठीक है ब्रदर, आज से मैं आपकी फॉलोवर हूँ, आप जहाँ जाएंगे मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो योंगफाई कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हें कभी भी चोट पहुंचने नहीं दूंगा। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले फिल्म में हमें एक टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का एक लंबी सी सोड लेकर कहीं जा रहा होता है। उसका दूसरा दोस्त कहता है कि ब्रदर तुमने इतनी लंबी सोड क्यों ली है? तो वो बंदा कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, लंबी सोड के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हें ऐसी एक लंबी सोड ला कर दूंगा। इस लंबी सोड को आप लोग याद रखना क्योंकि यह आगे चल दोबारा देखने को मिलेगी। चेंशी यहाँ पर फर्स्ट टाइम लोगों के बीच में आई होती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है, मगर वहाँ पे मौजूद लोगों को करतब करता देखकर वो थोड़ा सा डर भी रही थी, मगर उसे मजा भी आ रहा था। वो वहाँ पर एक जगह जाती है जहाँ पर उसे कुछ शुगर कैंडीज दिखाई देती हैं, तो वो उन्हें देखकर वहीं पर ही रुक जाती है और कहती है कि ओल्ड मास्टर जरा बताओ तो सही ये क्या चीज है? तो वो बंदा कहता है कि ये शुगर कैंडीज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती हैं और मीठी होती हैं। तो योंगफाई वहां पर आता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये चीज चाहिए? इतना कहकर वो उसे एक बटरफ्लाई शुगर कैंडी निकाल कर देता है और कहता है कि तुम इसे ट्राई करके देखो, ये तुम्हें कैसी लगती है? मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम इसे ट्राई करो। जिस पर योंगफाई कहता है तुम तो सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छे अच्छे कपड़े दिला देता हूँ। ये कहने के बाद वो लोग एक कपड़े की मार्केट में आते हैं जहाँ पर वो उसे कुछ कपड़े दिलवाता है और उस शॉप ओनर से बात करता है और वो शॉप ओनर उसकी चॉइस पर कहता है कि ब्रदर तुम्हें कपड़े की काफी अच्छी पहचान है। इतने में चेंशी भी वहां पर आती है और वो अपने नए कपड़ों पर काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है, जिस पर वो शॉप ओनर कहता है कि ये लड़की तो सच में बिल्कुल चेंज लग रही है और काफी क्यूट भी है। मगर अचानक से वहां पर कोई शख्स दरवाजे को जोर से लात मारता है तो वो दरवाजा चेंशी से टकराता है और चेंशी वहां से दूर जा गिरती है। इतने में हम वहां पर एक मोटे आदमी को देखते हैं जिसने अपनी बाहों में एक लड़की को थामा हुआ होता है और उसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं और वो चिल्लाते हुए उस शॉप ओनर से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ कपड़े रेडी करने के लिए कहा था, वो रेडी हैं या नहीं? मगर दूसरी तरफ योंगफाई वो चेंशी के पास जाता है तो वो देखता है कि चेंशी को घुटने पर चोट लगी है, मगर वो कहती है कि ब्रदर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये बस छोटी सी खरोंच। उसे इस तरह देखकर योंगफाई को बहुत गुस्सा आता है, जिस पर वो उस मोटे को घूर कर देखता है तो वो मोटा कहता है कि मुझे क्या घूर रहे हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चलो फट से माफी मांग। मगर उस मोटे के साथ मौजूद वो लड़की कहती है ये बेवकूफ लड़का यहाँ कहाँ से आया है? वो योंगफाई से कहती है कि सारी गलती तुम लोगों की है, तुम लोगों ने दरवाजे को ब्लॉक किया हुआ था, अगर तुम लोग मेरे यंग मास्टर के सामने ना खड़े होते तो तुम्हें चोट भी ना लगती। अब इस तरह घूरना बंद करो वरना तुम्हारी ये लॉन्ग लाइफ बिल्कुल शॉर्ट हो जाए। मगर योंगफाई अभी भी उसे गुस्से से घूर रहा होता है, जिस पर वो मोटा कहता है कि लगता है कि शायद ये लड़का मुझसे माफी मंगवाना चाहता है, इसे शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अब फिर ये लड़का अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। अगर वो लड़की कहती है कि
मुझे इन लोगों को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये दोनों यतीम हैं। इनके पेरेंट्स हैं ही नहीं, तभी तो ये लोग इतना कर रहे हैं, वरना किसी की क्या मजाल के वो हमारे सामने इस तरह खड़ा हो सके। योंगफाई खुद से में आगे बढ़ने लगता है तो यूशिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ब्रदर, लड़ाई करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये कहते हुए वो उन लोगों के आगे झुककर उन लोगों से माफी मांगते हुए कहती है कि ये सारी गलती मेरी है, चलो ब्रदर हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। मगर मोटा कहता है कि तुम कहाँ चले? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से यूं जाने दूंगा? ये सुनते ही फिर योंगफाई चेंशी से कहता है कि कभी कभी कदम पीछे हटाना अच्छा ऑप्शन नहीं होता। मसले को रिजॉल्व करने के लिए कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि कुछ लातों के भूत बातों से नहीं, और इस कुत्ते के दुम को तो सीधा करना ही। ये बात उस मोटे को गुस्सा दिला देती है, जिस पर वो कहता है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, जितना बोलना है बोल। कहते हुए वो अपनी उस मोटे फिस्ट के साथ जैसे ही मुक्का मारता है तो योंगफाई पलक झपकते ही उसकी दूसरी तरफ चला जाता है, जिस पर वो मोटा बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये लड़का कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। फाइनली मुझे कोई ऐसा अपोनेंट मिला है कि जिसे मारते हुए कम से कम मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर सकता हूँ। यहाँ पर योंगफाई उस शॉप ओनर से कहता है कि क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं? आप इस बच्ची का ख्याल कीजिए। वो शॉप ओनर कहता है कि हाँ क्यों नहीं। ये कहते हुए वो चेंशी को वहां से दूर ले जाता है, मगर चेंशी योंगफाई से कहती है कि ब्रदर प्लीज अपना ख्याल रखना। और वहां पे मौजूद एक यंग मास्टर मोटे वॉरियर से कहता है कि तुम चाहो तो इसे जान से मार सकते हो, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लूंगा। ये बात उस मोटे को और भी ज्यादा जोश दिला देती है, जिसके बाद वहां पे मौजूद हर एक शख्स को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ मसला हुआ है, और वो लोग उन लोगों की लड़ाई देखने के लिए उस रोड पर आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर कौन बंदा है जो कि काईयुआन सिटी में आकर इन यंग मास्टर्स को ऑफेंड कर जाए। ये बंदा जानता नहीं है कि इसका ओपोनेंट कौन है, ये इसके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। मगर वो मोड़ा योंगफाई से कहता है कि तुम्हारे लिए अभी भी मैं एक चांस दे रहा हूँ, अभी भी मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना अगर तुमने ना के लिए अपना मुंह खोला ही तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरने के लिए तैयार हो। मगर योंगफाई झुकने के लिए वहां पर नहीं खड़ा था, वो चेंशी का बदला लेने के लिए मोटे की हड्डी पसली तोड़ने आया था। यहाँ पर वो मोटा भी कहता है कि चलो तो फिर ऐसी बात है तो फिर आ जाओ, मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। ये कहने की देर थी कि योंगफाई पलक झपकते ही लाइटनिंग स्पीड के साथ उस तक जा पहुंचता है, जिस पर वो मोटा भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। और योंगफाई इतना जोर का पंच मारता है कि वो एक ही पंच में उस मोटे की हैकड़ी निकाल देता है। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। सब लोग बिल्कुल चौंक गए थे। योंगफाई के एक ही पंच के साथ वो उस मोटे को वहां से उठाकर दूर फेंक देता है, यहाँ तक कि उसने अपनी एनर्जी के साथ जमीन तक को उखाड़ कर रख दिया था। देखते ही वो सारे लोग भागते हुए उस मोड़े के पास जाते हैं और योंगफाई उससे कहता है कि तुमने मेरी पावर देख ली ना, अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी पावर में और मेरी पावर में जमीन और आसमान का फर्क है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे रहा हूँ। तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। और यहाँ पर वो लड़की कहती है कि शाहू तुम ठीक तो हो ना, मगर वो मोटा उसे धक्का देते हुए पीछे हटाता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। मगर वो लड़की उसे समझाती है कि ये लड़का ज्यादा ताकतवर है, ये तुम्हें हर्ट कर सकता है, बेहतर है कि इसे अवॉइड कर दो। मगर वो उसे अपने आप से दूर हटा कर कहता है कि मैं इस लड़के को देख कर रहूंगा, ये मेरे साथ क्या कर सकता है। इसी अभी मैंने अपनी ट्रू पावर तो शो ही नहीं की। ये कहने के साथ वो फुल पावर को शो करने के लिए अपनी बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो कि सीधा ऊपर आसमान तक जा पहुंचती है। और हमें फिर वहां पर एक ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर शहर में मौजूद सारे ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि उस ड्रैगन की धाड़ दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ड्रैगन जब नीचे आता है तो हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन इतना बड़ा होता है कि वो पूरे के पूरे घर को ही अकेले ही अपनी बॉडी के साथ कवर कर सकता। वो साइज में काफी बड़ा होता है और तेजी से उन लोगों के ऊपर चक्कर लगा रहा होता है। और जब वो नीचे आता है तो वो सीधा उस शाहू के बराबर में आकर लैंड करता है और इतनी जोर से धड़ता है कि उस गली में मौजूद जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी हवा में उड़कर दूर चली जाती हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग भी उड़ जाते हैं। और शाहू कहता है कि आज मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। और तुम्हें पता तो होगा ना कि ड्रैगन नाइट वो बाकी कल्टीवेटर से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ पर योंगफाई उस ड्रैगन की तरफ देखता है और फिर वहां पे मौजूद लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि अगर मैंने इसके साथ यहाँ पर फाइट की तो फिर यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। और उनके साथ यूशिन को भी चोट लग लगती है। कहने के बाद वो उस मोटे से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है ना, तो चलो किसी बैटल ग्राउंड में चलते हैं। ये कहकर वो उसे वहां से दूर ले जाता है और
शाओहू भी अपने ड्रैगन के साथ उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पर चेंशी काफी ज्यादा घबरा गई थी कि आखिर वो ड्रैगन उसका क्या हाल करेगा, मगर बीच में बहुत सारे लोग और भी मौजूद होते हैं जो कि उन लोगों की फाइट देखना चाहते थे और वो लोग किसी ऊंची जगह पर आकर जमा होना शुरू हो गए थे। जैसे ही यहाँ पर ये ड्रैगन आकर योंगफाई पर झपटने की कोशिश करता है तो योंगफाई उसे डॉच करके उसे दूसरी तरफ चला जाता है और अपनी सोट के साथ उस पर एक जोरदार वार करता है। उससे उस ड्रैगन को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। ये देखकर वो ड्रैगन दोबारा से आकर झपटने वाला था, मगर यहाँ पर योंगफाई भी उसके ऊपर टूट फटने के साथ एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है। योंगफाई के अटैक इतने खतरनाक होते हैं कि वो उस ड्रैगन को भी अब हर्ट करने लगे थे। हमें दिखाया जाता है उसका एक स्प्लैश अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो ड्रैगन उस स्प्लैश की वजह से वहां से पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और यहीं पे ही योंगफाई एक और जोरदार एनर्जी ब्लेड अटैक करते हुए उस ड्रैगन को पीछे खदेड़ देता है। ये देखकर सब लोग समझ गए थे कि ये लड़का इतना ताकतवर है कि वो मोटा शाओहू उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। मगर शाओहू फिर यहाँ पर चालाकी से अपनी उस गर्लफ्रेंड से कहता है कि उस छोटी बच्ची को पकड़कर मेरे हवाले करो। इतने में यहाँ पर योंगफाई वो अपनी सोट के साथ एक बड़ा अटैक करने की तैयारी करता है और दूसरी तरफ वो यंग मास्टर्स उस शॉप ओनर से चेंशी को छीन लेते हैं और उसके साथ मौजूद वो लेडी कहती है कि आखिर ये लड़की है किसकी, ये तो बहुत ही क्यूट लग रही है। यहाँ पर योंगफाई रुक जाता है और वो लड़की उससे कहती है कि अपना हथियार फेंक दो वरना ये लड़की मारी जाए, मगर योंगफाई कहता है कि उससे अपने हाथ दूर रखो वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि अरे रे देखो तो सही, मैं तो डर गई। मगर यहाँ पर योंगफाई गुस्से में बिल्कुल लाल पीला हो रहा होता है और वहां पर वो लड़की अपना फैन लेकर उसके गले पर रखती है और कहती है कि तुम अगर एक अच्छे बच्चे की तरह हमारी बात मानते हो तो इस लड़की को कुछ भी नहीं होगा, और अगर तुमने हमारे करीब आने की भी कोशिश की तो फिर इस लड़की के साथ जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सुनने के बाद योंगफाई उन लोगों की तरफ जैसे आगे बढ़ता है मगर बीच में वो मोटा कूद पड़ता है और योंगफाई को अपने ड्रैगन के साथ वापस पीछे धकेलता है और वो पर्पल ड्रेस वाली लड़की चेंशी को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेती है जिससे उसका दम घुटने लगता है। और यहाँ पर वो मोटा एक के बाद एक फोर्ट अटैक कर रहा था मगर योंगफाई का ध्यान सिर्फ चेंशी की तरफ था, जो कि चेंशी यहाँ पर बहुत ही बुरी सिचुएशन में थी। उसका दम घुटने लगा था और वो मौत के बिल्कुल करीब जा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर वहां पर वो मोटा योंगफाई पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है और यहाँ पर ये लड़की चेंशी को ज्यादा तकलीफ पहुंचाने के लिए उसके पैरों पर जोर से काटती है ताकि वो चिल्लाए। मगर जैसे ही चेंशी चिल्लाती है तो यहाँ पर योंगफाई वो फिर से चेंशी की तरफ पलट कर देखता है तो वो मोटा इस मौके का फायदा उठाकर उसे मारने के लिए अपना पूरा जोर लगाता है। योंगफाई यहाँ पर चेंशी पर वो टॉर्चर होता वो देखता है तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो पर्पल ड्रेस वाली लड़की समझ जाती है कि ये लड़का फ्यूचर में हम बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, इसलिए इसे यहीं पे ही खत्म करना होगा और इसकी वीकनेस इस वक्त मेरे हाथों में है, यानी कि ये लड़का इस वक्त हम लोगों से ज्यादा एडवांटेज नहीं ले सकता। कहते ही वो उस लड़की को एक फुटबॉल की तरह उछाल फेंकती है तो दूसरा यंग मास्टर उसे कैच करने के लिए अपने हाथ फैलाता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है, मगर वो भी उसे पकड़कर वहां से उछालकर दूसरी तरफ फेंक देता है। वहां पे मौजूद तीसरा यंग मास्टर वो उसे कैच करता है और कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। ये कहने के बाद वो तीसरे बंदे की तरफ फेंकता है तो वहां पर यूशिन गिरने ही वाली होती है, मगर वो तीसरा मास्टर उसे पैरों से पकड़ता है, उल्टा लटका देता है। योंगफाई से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता मगर दूसरी तरफ वो ड्रैगन उसे किसी सूरत वहां तक जाने नहीं देता। वो बार बार उसके रास्ते में आता है और उस पर आग उगलने लगता है, जिसकी वजह से योंगफाई वो चेंशी तक नहीं पहुंच पा रहा था मगर उसका गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा होता है और वो लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करते हुए कहता तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहते ही वो जैसे ही उन्हें मारने वाला होता है तो यहाँ पर वो यंग मास्टर चेंशी को सीधा ऊपर थ्रो कर देता है तो योंगफाई उसे अपना अटैक रोकता है तो इतने में वो ड्रैगन बीच में आ जाता है और उसे अपनी टेल से बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है। चेंशी सीधा नीचे जा रही होती है मगर योंगफाई पलटकर वापस आता है और यहाँ पर वो यंग मास्टर कह रहा होता है कि चलो मैं देखता हूँ कि क्या मैं अपनी आंखें बंद करके इसे कैच कर सकता हूँ या नहीं। होली इस तरफ योंगफाई के ऊपर आग बरस रही होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता चेंशी के क्लोज जाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसे नीचे गिरने से बचाने वाला था वो ड्रैगन फिर से उसके बीच में आ जाता है और अपनी टेल के साथ हमला करते हुए उसे फिर से वहां से उठाकर दूर फेंक देता है।
पर यहाँ पर योंग फे हार मानने को तैयार नहीं था और दूसरी तरफ वो यंग मास्टर जो कि आंखें बंद करके चेंची को कैच करने वाला था वो नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पे फिर वो लड़की आकर चेंची को पकड़ लेती और कहती है कि घबराओ मत, हम लोग इतने भी लापरवाह नहीं है कि हम लोग तुम्हारी इस वीकनेस को इतनी आसानी से खत्म कर देंगे। और वहाँ पर वो मोटा भी अपने ड्रैगन के साथ नीचे आकर लैंड करता है और योंग फे से कहता है कि बच्चे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी उस गर्लफ्रेंड से कहता है कि जरा इस लड़की को मेरी तरफ थ्रो करो। ये सुनते ही वो लड़की उस छोटी बच्ची को फिर से जोर से ऊपर थ्रो करती है तो वो सीधा उस मोटे के उन बड़े बड़े हाथों में जा फंसती है, जिस पर वो मोटा कहता है कि अले देखो तो सही, इस बच्ची के कितने छोटे छोटे हाथ पैर हैं। ये साइज में इतने छोटे हैं कि मेरे दांतों के बीच के गैप को भी फिल नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर योंग फे उन लोगों से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो और किस फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मगर मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि तुम लोगों में से कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। फिर वहाँ पे मौजूद एक यंग मास्टर कहता है कि हम लोग यहाँ के 3 यंग मास्टर्स हैं और ये मोटा हमारा एक मरकज यानी कि एक गार्डियन है। हम लोग चाहें तो तुम्हें पलट झपकते ही मार सकते हैं। मगर यहाँ पर योंग फे वो चेंशी को इस तरह तकलीफ में देखकर गुस्से में भाग जाता है और कहता है कि तुम लोग अपनी हद से बढ़ रहे हो। ये कहने के वो फिर से अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है तो इस मर्तबा हम देखते हैं कि उसका ऑरा बिल्कुल रेड हो चुका होता है, यानी कि उसका गुस्सा अब एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा था। वो अपनी फुल स्पीड के साथ लाइटनिंग स्पीड से वहां पे जाने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो मोटा फिर से चेंची का सहारा लेता है और योंग फे से कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ना, चलो पहले इस लड़की पर निशाना लगा कर दिखाओ। उसे वहां पर देखते ही योंग फे फौरन से अपनी सोर्ड का रुख दूसरी तरफ कर देता है तो उसका वो सोर्ड अटैक इतना जोर से जाकर एक घर पे हिट करता है कि उसे बीच में से काट कर 2 टुकड़े कर देता है और वो यंग मरकज एक सोर्ड एनर्जी अटैक के साथ फिर से योंग फे को बुरी तरह से हर्ट करते हुए नीचे गिरा देता है और कहता है कि चलो थोड़ा सा छुपन छुपाई खेल कर देखते हैं। ये कहने के साथ वो चेंशी को लेकर उस ड्रैगन के साथ हवानू पर चला जाता है तो वो उस धुएं में कहीं गायब हो जाता है और योंग फे नीचे उसे देख तक नहीं पा रहा था कि वो कहां चला गया। मगर वो मोटा उस ड्रैगन के साथ हवा में काफी ऊपर तक चला जाता है और जैसे ही वापस नीचे आता है तो योंग फे देखता है कि चेंशी अभी भी उसके हाथ में है और वो उस पर डायरेक्ट हमला कर ही नहीं सकता, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो इतनी बुरी सिचुएशन में क्यों है। मगर वो मोटा कहता है कि अगर तुमने कोई भी अटैक करने की कोशिश की तो मैं इस लड़की का सर मसल दूंगा। ये कहने के बाद वो अपने ड्रैगन के पंजे के साथ बहुत ही योंग फे के ऊपर उस ड्रैगन को लैंड करवाता है तो ड्रैगन योंग फे को अपने पंजों में दबाते हुए जमीन पर रगड़ते हुए दोबारा से अपने पंजे के साथ उसे और भी ज्यादा जमीन में धंसा देता है, जिससे योंग फे को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है और वो काफी चिल्लाता भी है। उसे इस हाल में देखकर यूशिन की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, मगर उस मोटे को उस पर ज्यादा भी तरस नहीं आता। वो कहता है कि तुम्हें आज यहाँ पे मरना ही है, वरना आज के बाद कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मुझसे फाइट करने का अंजाम क्या होता है। ये कहने के साथ वो ड्रैगन उसे और भी ज्यादा जोर से पुश करते हुए उसकी हड्डी पसली तोड़ने वाला था, मगर योंग फे किसी तरह बच तो जाता है। मगर अभी भी उसे सिर्फ लोगों के हंसने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बेहोश होने लगता है। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं तो हम लोग फौरन से उसके री ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह खड़ा होता है और उसके चारों तरफ चेन्स बंधी हुई होती है और उसके दूसरी तरफ हमें उसका एक दूसरा रूप भी दिखाई देता है जो कि बहुत ही काफी ताकतवर रूप होता है। वो योंग फे से कहता है तो फाइनली तुम फिर से सिचुएशन में आ गए जब तुम बहुत कमजोर फील कर रहे हो। लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हारी मदद की थी क्योंकि तुम खुद को पावरलेस फील कर रहे थे। इतने में योंग फे अपने हाथों में देखता है तो उसे अपने हाथों से एक डार्क एनर्जी निकलते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो यूशिन का नाम पुकारता है। मगर उसका वो एविल फॉर्म उससे कहता है कि हाँ, वो लड़की अब भी तुम्हारे दिल में है क्योंकि तुमने ही तो उसे मारा है। तुम्हें अपने दिल में मौजूद हर एक ख्वाहिश को बाहर लाना चाहिए था, मगर तुमने अपनी ख्वाहिश ने यूशिन को खो दिया। उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो और ऊपर से अब चेंशी वो भी तुम्हारी वजह से ही खतरे में है। अगर तुम उसे बाई हुआ वैली से बाहर लाते ही नहीं तो वो यहाँ पे इस मुसीबत में होती ही नहीं। तुम्हें लगा है कि तुम रीइंकार्नेट इसीलिए हुए हो कि तुम अपने रहने वालों को प्रोटेक्ट करोगे, मगर तुम तो बिल्कुल इसके अपोजिट कर रहे हो। तुम अपने चाहने वालों को एक एक कर
तुम बहुत ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे दुश्मन इसी मौके का फायदा उठाते हैं। अगर तुमने अपने दुश्मनों को कोई मौका ही ना दिया होता तो वो कभी भी तुमसे 10,000 साल पहले तुमने यूशिन को अपनी गलतियों की वजह से खो दिया, और 10,000 साल के बाद आज चेनशी तुम्हारी वजह से खतरे में है। क्या तुम उसे भी यूं ही मरता हुआ? इतने में योंगफाई को फिर से वही मेमोरीज दिखाई देती हैं जो कि उसने चेनशी के साथ गुजारी होती है, और योंगफाई का वो एविल फॉर्म उससे कह रहा होता है कि किसी के लिए खड़ा हो पाना इतना आसान नहीं। तुम्हें रूह फॉर्म शो करना चाहिए, तुम्हें इससे ग्रेट पावर मिलेगी और तुम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, तुम जिसे चाहे मार सकते हो। इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि योंगफाई की आंखों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए अपनी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और उसका माइंड स्पेस पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से एविल बन चुका होता है और कहता है कि अब मेरी वजह से कोई भी नहीं मारा जाएगा, मैं अब किसी को भी मरने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहां पे काइयुआन सिटी के बहुत सारे सोल्जर्स आना शुरू हो जाते हैं। पूरी की पूरी आर्मी वहां पर एक जगह आकर जमा होती है और दूसरी तरफ योंगफाई वो फिर से उस ड्रैगन के पंजों से आहिस्ता आहिस्ता खुद को बाहर निकाल रहा होता है। ये देखकर शाहू बिल्कुल हैरान हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिस पर वो मोटा भी काफी ज्यादा डर जाता है। देखते ही देखते वो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पे मौजूद हर एक बंदा उससे डरने लगता है, यहाँ तक कि उहराज के प्रेशर की वजह से हर एक चीज उड़कर दूर चली जाती है। वो प्रेशर ड्रैगन भी बहुत ही मुश्किल से खुद को होल्ड कर पा रहा था। उन लोगों ने आज से पहले कभी भी ऐसा औरत देखा ही नहीं था। इतने में हमें दिखाया जाता है योंगफाई पलट झपकते ही उस ड्रैगन के साथ साथ उस वॉरियर पर भी हमला करते हुए उसका हाथ काट देता है और उस तरह उस ड्रैगन का एक सींग कट कर सीधा हवा में ऊपर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई ने एक ही अटैक में इमोटे बंदे का हाथ काट दिया होता है और साथ में वो चेनशी को भी छुड़ा लेता है, मगर साथ में उस ड्रैगन का वो सींग वो भी उसके हाथों में आ जाता है। देखकर वो मोटा बंदा बहुत ही जोर से चिल्लाता है और रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका हाथ कटने की वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मगर योंगफाई वो सींग पकड़ता है और उस बंदे की तरफ मुड़ता है और जैसे जैसे उसके करीब आता है तो वो बंदा बिल्कुल खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी मौत उसके सर पर आ पहुंची है। वो जैसे ही योंगफाई की तरफ पीछे पलटता है तो योंगफाई उस पर उसी सिंह के साथ वार करता है और वो उसके ही सर पे घुसा देता है, जिससे उस बंदे का काम वहीं तमाम हो जाता है। और देख कुछ ही सेकंड्स गुजरते हैं और वो पूरी तरह से खत्म होकर उसी ड्रैगन से नीचे जा नीचे मौजूद सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और साथ में वो ड्रैगन जब इस तरह से रिलीज हो जाता है तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो उस मोटे आदमी के कंट्रोल में था, मगर उसके मरने के बाद वो पूरी तरह से रिलीज हो चुका था। मगर योंगफाई चेनशी को पकड़ते ही उस ड्रैगन के साथ लटक जाता है और नीचे मौजूद सोल्जर पूरे के पूरे ग्राउंड को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। इतने में फिर उन लोगों का जनरल वो भी वहां पर आता है और वो देखता है कि वो मोशाऊ बहुत ही बुरी मौत मारा गया है। और फिर वहां पर एक और लड़की आती है, वो उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो योंगफाई है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। एक दूसरी लड़की फिर वहां पे मौजूद एक और लड़की से कहती है कि आखिर ये कौन से सेक्ट से आया है, ये उस खतरनाक ड्रैगन को अकेले ही चैलेंज कर रहा। सुनते ही वो लड़की कहती है कि मुझे भी ये बंदा कहीं देखा देखा सा लग रहा है, और ऊपर मौजूद वो ड्रैगन वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से यहाँ वहाँ तेजी से फिरने लगता है। तो योंगफाई उससे कहता है कि तुम फौरन से हमें नीचे पहुंचाओ, अगर तुमने हमें नीचे नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार। मगर वो ड्रैगन उन लोगों को नीचे ले जाने के बजाय और भी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाता है और इतना ऊंचा जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है। ये देखते ही योंगफाई समझ जाता है कि ये ड्रैगन उसकी बात मानने वाला नहीं है, इसलिए वो गुस्से में आकर फौरन से अपनी सोड उसकी बॉडी के अंदर से निकाल लेता है और उसे हवा में ऊपर उछालते ही खुद भी ऊपर हवा में चला जाता है, जिसके साथ वो उस सोड को इतनी जोर से ठीक मारता है कि वो सोड बुरी स्पीड की तरह उसकी बॉडी से आर पार निकल जाती है, जिससे उस ड्रैगन तमाम हो जाता है और वो बेहोश होकर सीधा नीचे गिरने लगता है। तो योंगफाई वो भी उसी ड्रैगन को पकड़कर तेजी से नीचे आता है और जैसे ही वो उस ड्रैगन के साथ जमीन पर जा गिरता है तो वहां पे एक जोरदार एनर्जी प्रेशर रिलीज होता है और उसके साथ
सारे ही लोग उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर योंग फाई अभी भी उस छोटी बच्ची के साथ मगर वो ड्रैगन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कि हिम्मत और बहादुरी पर सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये सच में काफी बहादुर है कि इसने अकेले ही इतने बड़े ड्रैगन को अकेले मार गिराया है। और चेंशी वो भी उसे देखकर थोड़ी सी डरी हुई लग रही होती है। और दूसरी तरफ वो पर्पल ड्रेस वाली लड़की उसे देखते ही डर जाती है कि कहीं ये उसकी तरफ तो नहीं आ रहा। योंग फाई उसे देखते ही सीधा उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहां पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो साले के साले अलर्ट हो जाते हैं और योंग फाई अपना एक हाथ आगे आता है और उसके साथ वहां पे मौजूद एक बंदे से वो लॉन्ग स्वॉर्ड खींचकर सीधा अपनी तरफ लेकर आता है। उससे लेकर सीधा वो उसी लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखते ही वो लड़के भी कप कपाने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए एक जनरल के करीब जाकर उसकी स्वॉर्ड निकाल लेती है। और योंग फाई से कहती है कि मेरे नजदीक मत आना वरना मैं हमारे साथ उस बच्ची को भी मार दूंगी। इतने में योंग फाई अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठाता है और गुस्से में उस स्वॉर्ड को थोड़ा सा घुमाता है तो वो उस लड़की का एक हाथ ही काट कर रख देता है, जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। मगर योंग फाई एक और स्वॉर्ड अटैक करते हुए उसका गला काट देता है और उसी स्वॉर्ड उसे हवा में ऊपर उठा लेता है। वो लड़की जैसे चिल्लाने लगती है तो योंग फाई उसे एक हथिन करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है। उसके पास लॉन्ग स्वॉर्ड थी जिसकी वजह से वो अब दूर से ही लोगों को मार सकता था। मगर वहां पे मौजूद वो यंग प्रिंस वो ये देखते हैं तो उन्हें भी अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और वो लोग उस जनरल के लड़के ने हमारे एक रॉयल गार्ड को मारा है और उसके साथ साथ इस लड़के का भी खून किया है, इसलिए इस लड़के को यहाँ से जिंदा जा। और वो दूसरा यंग मास्टर भी कहता है कि हाँ, अगर ये यहाँ से जिंदा बच कर गया तो फिर तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये बात सुनने के बाद वो बेबस हो जाता है, ना चाहते हुए भी अब उसे योंग फाई के साथ फाइट करनी होगी। वो अपने सोल्जर से कहता है कि ठीक है, हमें इसे आज ही खत्म करना है। मगर योंग फाई कहता है मेरे रास्ते में सोल्जर्स उसकी बात नहीं मानते, जिस पर योंग फाई कहता है ठीक है तो फिर अगर तुम लोगों को मरने का ही शौक है तो फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना। और यंग मास्टर्स कहते हैं कि ये लड़का हमें नहीं मार पाएगा। कहते ही वो लोग वहां से भाग जाते हैं और जनरल अपनी आर्मी से कहता है कि सब लोग एक साथ टूट पड़ो। इन्हें ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर योंग फाई फिर चेंशी से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और जो कुछ भी सुनाई दे और ईशान बिल्कुल भी मत होना, मैं कुछ ही देर के अंदर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। ये सुनते ही चेंशी अपनी आंखें बंद कर लेती है और जहाँ पर योंग फाई उन लोगों से कहता है कि मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं दूंगा। तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोककर बहुत बड़ी गलती की है। ये कहने के साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सोल्जर्स जैसे उसके करीब आते हैं तो योंग फाई अपनी स्वॉर्ड के साथ एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी लाजवाब होती है कि वो लोग उसके आगे ठहर तक नहीं पाते, यहाँ तक कि वो लोग उस पर एक सिंगल अटैक तक नहीं कर पाते। उसके अटैक इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ एक ही वार में दर्जनों लोगों को उड़ा कर रख देता है। जब वो यंग मास्टर्स ये देखते हैं कि योंग फाई अब वहां पर रुकने वाला नहीं है तो वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और सोल्जर से कहते हैं कि जाओ और जाकर उसे रोको। मगर जितने सोल्जर्स जा रहे थे उतने ही सोल्जर्स वहां पर मारे जा रहे। योंग फाई के अटैक इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि उन लोगों को दिखाई तक नहीं देते। वो पल भर में ही न जाने कितने ही लाशों के ढेर लगा देता है, मगर उसके बावजूद भी सोल्जर्स आए जा रहे होते हैं और योंग फाई उन्हें मारता ही जा रहा था। चेंशी वो अपनी आंखें बंद किए हुए होती है, उसे मालूम ही नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। मगर यहाँ पर योंग फाई वो अपने डीमन फॉर्म में इतना खतरनाक हो गया था कि वो अब किसी पर भी रहम खाने वाला नहीं था। उसने अपनी तरफ आने वाले किसी भी वॉरियर को जिंदा नहीं छोड़ा था। वहां पर हमें दिखाया जाता है लाशों के ढेर लगे हुए होते हैं और उन लाशों के ढेर के ऊपर वो अकेला खड़ा हुआ। फिर वहां पर कुछ और सोल्जर्स आते हैं और उनके साथ वो जनरल भी वहां पर आता है और वो देखता है कि योंग फाई ने अकेले ही उसकी आधी से ज्यादा आर्मी को उड़ा कर रख दिया है। तभी उसकी वो एक पुरानी दोस्त जो कि शेरलान अकेडमी में उसके साथ थी, वो उससे कहती है कि प्लीज ये सब कुछ यहीं पे ही रोक दो। अगर हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। उसका नाम सुनते ही वो सब लोग पहचान जाते हैं कि योंग फाई ये तो वही लड़का है ना जिसने ईस्टर्न चू किंगडम को बचाया था और ये ईस्टर्न चू किंगडम का एक रॉयल सोल्जर है। सब लोगों को अब उसके बारे में पता चलना शुरू हो जाता है कि ये एक ग्रेट वॉरियर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास एक ऐसी लेजेंडरी कमान है कि जो एक ही अटैक के सहारनाक ड्रैगन को भी चारों शाने चित कर सकती है।
जब जनरल को ये सारी बातें पता चल जाती हैं तो वो अपनी आर्मी को आगे बढ़ने से रोक देता है। फैसले कहता है कि अगर तुम ईस्टर्न शू किंगडम के वे सोल्जर हो तो फिर तुम्हारे साथ फाइट करने का कोई फायदा नहीं। हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सोड नीचे कर। ये बात सुनने के बाद योंगफाई अपनी सोड जैसे ही नीचे करता है तो वो जनरल कहता है कि हम लोग बहुत ही अच्छी बातें करें। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है तो दूसरी तरफ से योंगफाई वो भी नीचे आता है और उन दोनों यंग मास्टर्स को लगा कि शायद यहाँ पर आपस में बातें होने वाली हैं तो बातचीत से शायद कोई मसले का हल निकाला जाएगा या फिर उन लोगों की कम से कम जिंदगी तो बचाई जा सकेगी। और बातों ही बातों में शायद वो लोग योंगफाई को, वो जनरल योंगफाई को अपने करीब आता देख कल से कहता है कि तुमने काफी अच्छा फैसला किया है कि तुमने अपना हथियार डाल दिया है। मैं जानता हूँ कि हमारे उस यंग मार्कस ने तुम्हें उकसाया होगा, मगर योंगफाई उसकी बात सुने बगैर ही उसे क्रॉस करते हुए सीधा उन यंग मास्टर्स की तरफ चला जाता है, जिस पर वो जनरल भी हैरान रह जाता है। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि योंगफाई ने उसके कहने पर सोड नीचे नहीं की, बल्कि वो उन लोगों की तरफ आगे जाने के लिए अपनी सोड नीचे कर रहा। कर उन दोनों ही यंग मास्टर्स के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और योंगफाई वो अपनी सोड उनके सामने जाकर हवा मुंह पर लहराता है, जिसके बाद वो दोनों ही यंग मास्टर्स के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। मगर योंगफाई एक ही अटैक में उन दोनों ही वॉरियर्स का काम तमाम कर देता है और दोनों ही वहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। ये बात उस जनरल को बिल्कुल भी हजम नहीं होती कि उसकी मौजूदगी में किसी ने उसके ही यंग मास्टर को मार दिया है। वो योंगफाई से कहता है कि तुम एक कातिल बन चुके हो। उन्हें न सिर्फ इन यंग प्रिंस को मारा है बल्कि उसके अलावा भी हमारे न जाने कितने ही सोल्जर्स को मार दिया है। पहले शायद मैं तुम्हें माफी दिलवा देता, मगर अब तो तुमने सारी हदें पार कर दी है। भले ही तुम ईस्टर्न शू किंगडम के प्रोटेक्टर हो, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा क्राइम अब बहुत बड़ा हो चुका है। तुमने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस। अब मैं सेंट्रल आर्मी का कमांड मौत से नहीं बचा सकता। वो अपनी आर्मी से कहता है कि सब लोग इसे मारने के लिए तैयार हो जाओ। पहले हम लोग सिर्फ इस लड़के को मारेंगे, उसके बाद ही इसके साथ मौजूद उस लड़की का फैसला करेंगे कि उसके साथ क्या करना है। मगर योंगफाई उन लोगों से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ है तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मैंने यहाँ पर जितने भी लोगों को मारा है मैंने खुद से नहीं मारा, तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए। सारे के सारे लोग जिन्हें मैंने मारा है ये सारे विलन्स थे। इनकी आइडेंटिटी चाहे कोई भी हो, चाहे इनका स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, जहाँ पर हर एक की जिंदगी एक जैसी ही है, चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे कोई गरीब फैमिली से हो या फिर कोई किसी रॉयल फैमिली से ही क्यों ना हो, सबकी जिंदगी एक बराबर होनी चाहिए। मैंने अपने सामने मौजूद लोगों को मार दिया है जो लोग मुझे मारना चाहते थे। अब अगर मैं यहाँ से जाऊं और तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोक गए, मैं तुम लोगों का भी वही असर करूंगा जो मैंने इन लोगों का किया है। मैं अब किसी पर भी कोई तरस नहीं खाऊंगी। ये देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है कि ये लड़का वही योंगफाई है जिसे मैं जानती हूँ, ये बिल्कुल बदल चुका है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अब और भी ज्यादा सोल्जर्स आना शुरू हो गए थे। पूरी की पूरी आर्मी ही वहाँ पर आना शुरू हो गई थी, जिस पर उस ग्राउंड में मौजूद सोल्जर्स भी काफी ज्यादा डर गए थे। अब उन्हें लगा था कि सिचुएशन अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जैसे ही वो सारे के सारे सोल्जर्स उस ग्राउंड में पहुंचते हैं तो वो सोल्जर्स इतने ज्यादा होते हैं कि पूरी जमीन ही कांपने लगती है। वो लोग अपने रास्ते में मौजूद हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए तेजी से योंगफाई के करीब आते हैं और उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। इले में फिर उन लोगों का एक जनरल भी सामने आता है और वो उन लोगों का एक हाईएस्ट रैंक का जनरल था। जब वो एक जगह आकर रुकता है तो उसके सामने उस यंग मार्कस की लाश लाई जाती है। वो देखता है कि वो यंग मार्कस कुत्ते की मौत मारा गया है तो उसे इस पर गुस्सा आने लगता है और उतने में वो जनरल अपने सीनियर को आकर बताता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा हो चुका है। ये लड़का खुद को ईस्टर्न शू किंगडम का प्रोटेक्टर कहता है, इसीलिए प्लीज इससे लड़ने से पहले हमें एक मर्तबा सोच लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़के को बहाना बनाकर ईस्टर्न शू किंगडम हम पर ही हमला ना कर दे। सुनते ही वो जनरल फौरन से एक लंबी सांस लेता है और सोचते हुए कहता है कि तो ये लड़का खुद को ईस्टर्न शू किंगडम का प्रोटेक्टर कहता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई कैसीनो गेम नहीं खेली, ना ही मुझे पता है कि किसी तरह की अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठाया जाता है। बस इतना जानता हूँ कि इसने हमारे हजारों सोल्जर्स को मार डाला है तो इसका बदला तो हम लोग जरूर लेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसका सारा का सारा जिम्मा मैं अपने सर लूंगा। मुझे बताओ कि क्या तुम लोग इसके आगे झुकने वाले हो? क्या तुम लोग इसके आगे हार मान लोगे? तो सारे ही सोल्जर्स कहते हैं कि हम लोग मरते दम तक लड़ेंगे। ये सुनकर वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं और
उन लोगों का जनरल वीर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि डेथ बैटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम सारे के सारे मेरे सेंट्रल में तुम लोगों को ऑर्डर दे रहा हूँ कि फौरन से अपने हेड आर्मर्स उतार कर नीचे फेंक दो। ये सुनते ही वो सारे के सारे सोल्जर्स अपने आर्मर्स को उतार कर नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं और वो जनरल उन लोगों से कहता है कि अब मैं तुम लोगों का जनरल नहीं बल्कि मैं तुम लोगों का फादर हूँ और मैं तुम लोगों को एक फैमिली की तरह ट्रीट करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी फैमिली का बदला लो। ये लड़का ईस्टर्न चू किंगडम का कोई प्रोटेक्टर नहीं है, ये बस ढोंग कर रहा है। ये एक कातिल है जिसने न जाने कितने लोगों की जान ली है और अब इसकी जान लेने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर योंगफाई कहता है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम लोगों पर जरा भी तरस नहीं खाऊंगा। ये सुनते ही वो जनरल हंसने लगता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मगर तुम मेरी टेरिटरी में घुसकर मेरे लोगों को मारा है और मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी मनमानी करने नहीं दूंगा। जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। ये कहने के साथ वो अपनी सोड हवा में ऊपर उठाकर उसे जैसे ही नीचे की तरफ करता है तो फिर वहां पर जन का तबल बजा दिया जाता है और पूरी की पूरी आर्मी ही योंगफाई की तरफ आगे बढ़ती है। तो ये देखकर योंगफाई वो चेनशी से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ कि बस तुम अपनी आंखें बंद रखो और कोई आवाज न सुनो। बस थोड़ी ही देर लगेगी, कुछ ही देर में ये मैदान साफ हो जाएगा। यहाँ पर वो सोल्जर्स बहुत ही तेजी से आ रहे होते हैं और यहाँ पर योंगफाई वो फौरन से एक कपड़ा बाहर निकालता है और कहता है कि आज मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि जंग कैसे लड़ी जाती है। ये कहने के साथ वो उसी कपड़े के साथ चेनशी को अपनी बॉडी के साथ बांध देता है ताकि वो अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से यूज कर सके। पहले तो उसने अपने सिंगल हैंड का ही यूज किया था, मगर अब वो दोनों हाथों से फाइट करने वाला। जैसे जैसे वो सोल्जर्स आगे बढ़ रहे होते हैं तो योंगफाई भी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही होती है। जैसे जैसे वो सोल्जर्स करीब आ रहे होते हैं तो योंगफाई अपनी स्पीड को लाइटनिंग स्पीड के करीब तक लेकर चलता है। उसके सामने वो जनरल सबसे आगे आ रहा होता है तो योंगफाई अपनी सोट के साथ सबसे पहले उसकी बॉडी को धड़ से काट कर उसे अलग कर देता है। इस तरह जंग की शुरुआत में ही जनरल बेमौत मारा जाता है और योंगफाई यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेता। वो वहाँ पर लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा होता। उसके अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, यहाँ तक कि वो कुछ ही देर में न जाने कितने ही लोगों को निपटा देता है। ये देखते ही वो दूसरा जनरल और भी ज्यादा लोगों को आगे जाने को कह से वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स जा पहुंचते हैं और जाते साथ ही उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पर भी योंगफाई वो अपनी सोड लेते ही उन लोगों को एक एक अटैक में खत्म करता जा रहा होता है। उसके लिए इतने ज्यादा लोगों को मारना जैसे कोई बच्चों का खेल हो। वो आज अपने एक्सट्रीम लेवल पर जा पहुंचा था क्योंकि उसका गुस्सा आज पहली मर्तबा उसके सर पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से वो आज इतना ज्यादा रूथलेस बन गया था कि वो किसी पर भी रहम नहीं खाता। उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं होती कि उसके सामने कौन है, बस जो भी आता है उसे दे मार सड़ियार। पर यहाँ पर सोल्जर्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। जितने सोल्जर्स को मारा जाता है उतने ही कीड़े मकोड़ों की तरह आते जा रहे होते। मगर योंगफाई वो अब बिल्कुल थक चुका था, उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो ज्यादा देर तक फाइट कर सके। और उन सोल्जर्स को भी जब ये दिखाई देता है कि ये लड़का अब कमजोर पड़ चुका है तो वो लोग समझ जाते हैं कि अब इसी मौके का फायदा उठाया जा सकता। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो योंगफाई फिर से खड़ा होता है, मगर उससे पहले ही वहां पर एक एल्डर आ पहुंचता है जो कि एक लाइटनिंग एनर्जी अटैक के साथ सब लोगों को वापस पीछे खदेड़ देता है। देखकर योंगफाई भी परेशान हो जाता है कि ये कौन बंदा है। तो वो एल्डर कहता है कि मैं तुम्हारा ही डिसेंडेंट हूँ गोंगफू। वो योंगफाई के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और हाँ ये पैलेस को वैसे ही मास्टर ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। यांग जिंगू मास्टर्स भी वो बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना होगा। मगर वो सोल्जर अपनी आर्मी से कहता है कि तुम सब लोग खड़े क्या हो, इन लोगों को खत्म कर दो। देखते ही वो एल्डर बेर योंगफाई से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द वापस शेनलान अकेडमी में जाना चाहिए, मैं इन लोगों को अकेले ही हैंडल कर लूंगा। कहने के बाद योंगफाई कहता है कि ठीक है। वो सोल्जर्स जैसे ही करीब आ रहे होते हैं तो एल्डर फौरन से अपनी थंडर लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सोल्जर्स पर जैसे ही हमला करता है तो दूसरी तरफ योंगफाई वो अपनी सूट जमीन पर मारते हुए उससे एक जोरदार एनर्जी वेव रिलीज करता है। मगर उसके भागने से पहले ही वहां पर एक और एल्डर की एंट्री हो जाती है। वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि कौन यहाँ से भाग कर जाता है। यह आवाज सुनने के बाद सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर आसमान में बिजली कड़क रही होती है और उस बिजली के साथ एक एल्डर एक टावर के ऊपर अपीयर होता है और वो योंगफाई से कहता है कि तुम लोग मेरे रॉयल सिटी में आकर
रॉयल सोल्जर्स को मारने के बाद ये सोच रहे हो कि तुम लोग यहाँ से भाग पाओ। मास्टर गोंग फू फौरन से जोंग फै से कहता है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है, हमें निकलना चाहिए। ये सुनते ही जोंग फै उसके साथ भागने की कोशिश करता है तो ऊपर मौजूद वो मास्टर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम लोग यहाँ से निकल कर भाग जाओगे। इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज करता है और उसके साथ वो उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही जोरदार ग्रेविटी प्रेशर डालता है, जिससे वो दोनों के दोनों वहीं पर ही फंस जाते हैं। और वो मास्टर फिर जोंग फै से कहता है कि क्या तुम वही लड़के हो जिसने उस ड्रैगन को एक ही हिट में मार दिया था? तो जोंग फै कहता है कि मैं उस दिन उस अटैक में इफेक्ट हुआ था और मैंने खुद को बचाने के लिए वो सब किया, और आज भी मैं यहाँ पर खुद को बचाने के लिए वो सब दोबारा कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम लोग मेरे रास्ते में रुकावट मत डालो। पर यहाँ पर वो एल्डर कहता है कि तुमने न जाने कितने लोगों को मारा है, फौज भी कैसे करते होकर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। मैं इस सारे की सारी सिचुएशन को अब अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ, अब इसका नेशनल चोटी से कोई लेना देना नहीं है। तो जोंग फै कहता है कि तुम अपने स्टेटस का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाई स्टेटस की वजह से मैं तुमसे डर जाऊंगा। तुम जानते भी हो कि मैं ईस्टर्न चू किंगडम का एक रॉयल सोल्जर हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो फिर तुम लोग ईस्टर्न चू किंगडम को क्या मुंह दिखाओगे? ये बात उस हैंकर को काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो कहता है कि तुम मेरे सामने खड़े होता मुझे धमकियां दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि ईस्टर्न चू किंगडम तुम्हारे अकेले के लिए पूरी हारने के लिए यहाँ भी मरने के लिए भेज देगा? मुझे इस पर जल्दी यकीन नहीं आता, लेकिन के साथ वो भी फौरन से अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते ही वहां पर एक पोर्टल क्रिएट करके उससे एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करते ही जोंग फै पर हमला कर देता है। तो वहां पर गोंग फू सामने आ जाता है और वो उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मगर उसके गोंग फू उस अटैक की वजह से काफी हर्ट भी होता है और वो जोंग फै से कहता है कि ये काफी ताकतवर है। मगर यहाँ पर वो एंडर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा मुकाबला करो? जोंग फू कहता है कि तुम्हें मैनी टंग मास्टर से दूर रहना है। इतने ऊपर मौजूद वो एंडर फिर से वो यूज करते हुए जोंग फै को मारने की कोशिश करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।